हाँ फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम मोनोसैकराइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो मोनोसैकराइड है ये कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है और पिछले वीडियोज़ में हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था। तो आज की इस वीडियोज़ में हम इसके पार्ट मोनोसैकराइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मोनोसैकराइड क्या होते हैं? अगर हम मोनोसैकराइड की बात करें तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होते हैं, यानी कि यह सबसे शुगर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। और इस सीरीज़ में हमारा यह दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियोज में हमने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट दी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का, और जिसके बारे में हमने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। तो अगर आप वो वीडियोज ना देखे हो तो उसको आप ज़रूर देख लें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के लिए यह सिलेबस के आधार पर यह लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मोनोसैकराइड के बारे में थोड़ा सा डीपली बताएंगे कि मोनोसैकराइड होते क्या हैं। पिछले वीडियोज में हमने आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन वगैरह हैं उन सबको आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। तो चलिए हम इसका जो पहला पार्ट जो है मोनोसैकराइड, जो कि शुगर के फॉर्म में आता है, तो उसको हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखिए मोनोसैकराइड, अगर हम मोनोसैकराइड की बात करें तो मोनोसैकराइड में आप देख रहे हैं यह सबसे क्या है, यह एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, यानी कि मोनोसैकराइड आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक सबसे कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटा पार्ट है, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और यह बिल्डिंग ब्लॉक है एक कॉम्प्लेक्स शुगर का। और इसके अलावा इसके कुछ एग्जाम्पल में जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलैक्टोज जो है इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो मोनोसैकराइड क्या होते हैं? आपके एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए शुगर है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट है, और इसको हम मोनोसैकराइड बोलते हैं। यानी कि इसमें सैकराइड का एक ही पार्ट रहता है, इसे मोनोसैकराइड बोलते हैं। इसके जो क्लासिफिकेशन है हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि मोनोसैकराइड कितने जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है: मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। तो यहीं पहले आपको जो शुगर और नॉन शुगर करके क्लासीफाई किया गया है कार्ड का, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को पहले शुगर और नॉन शुगर करके क्लासीफाई किया गया। तो शुगर में आपके मोनोसैकराइड और इसके अलावा ओलिगोसैकराइड है, और इसके अलावा जो नॉन शुगर है वो आपका पॉलीसैकराइड है। तो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, और इसमें हम आपको सिर्फ मोनोसैकराइड के बारे में आपको बताएंगे आज। तो मोनोसैकराइड हमने आपको बता दिया सबसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या शुगर है, या सब कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। यह बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर है, और इसके अलावा इसके एग्जांपल जो हैं ग्लूकोज, गलैक्टोज और फ्रक्टोज, ये सब जो है इसके एग्जांपल हैं। अगर हम इसके और कुछ पॉइंट की बात करें तो अगर हम टाइप ऑफ यहाँ पर मोनोसैकराइड की बात करें तो जैसे इसमें जानते हैं मोनोसैकराइड में आपके एल्डोज और कीटोन ग्रुप जो रहते हैं या मिलकर इसमें कार्य करते हैं। तो इसमें अगर मोनोसैकराइड की बात करें तो एल्डो ट्रायोज जो होता है, इसमें जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम रहते हैं 1 रहते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर जो इसमें बनते हैं वो 2 बनते हैं। इन 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 एंटीमेरिक जो पेयर्स इसमें रहेंगे वो 1 रहेंगे। इसके आधार पर जो आपके मोनोसैकराइड है उसे यहाँ पर डिवाइड किया गया एल्डो ट्रायोज, और इसके अलावा एल्डो पेंटोजेज, एल्डो हेक्सोजेज, कीप्टो पेंटोजेज और क्रिप्टो हेक्सोजेज। इसके जो कार्बन एटम है यहाँ पर इसको दिखाए गए हैं कि इसमें जो एल्डो ट्रायोजेज है इसमें 2 कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन एटम रहेंगे। इसके अलावा और जो एल्डो पेंटोजेज रहेगा इसमें 3 कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एल्डो हेक्सोजेज में यहाँ पर 4 कार्बन रहेंगे। इस यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, तो इसे आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एंड स्ट्रक्चर की बात करें कि जो सैकराइड है उसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर इसे अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन जिसमें 3 रहेंगे तो उसमें ट्रायोजेज नाम दिया गया है। नंबर ऑफ कार्बन जिसमें 4 रहेंगे उसको टेट्रायोजेज नाम दिया गया है। नंबर ऑफ कार्बन जिसमें 5 रहेंगे उसे पेंटोजेज नाम दिया गया है। इसके अलावा नंबर ऑफ कार्बन जिसमें 6 रहेंगे उसे हेक्सोजेज नाम दिया गया है। तो इसके मतलब कार्बन एटम के आधार पर इसे अलग अलग तरीके से क्लासीफाई गया है: ट्रायोजेज, टेट्रायोजेज, पेंटोजेज और हेक्सोजेज में। इसमें जो आपके फंक्शनल ग्रुप रहते हैं वह एल्डोज और कीटोन्स रहते हैं, जिसे एल्डोजेज और कीटोजेज बोलते हैं। तो यह इसके सिंपल क्लासिफिकेशन की बात हो गई। इसका अगर हम इसे
बहुत जैसे ट्रायोजेज क्या है और टेट्रायोजेज क्या है, पेंटोजेज क्या है, अगर इनकी हम बात करें तो अगर हम ट्रायोजेज की बात करें तो ट्रायोजेज जो है वह मोनोसैक्राइड कंटेनिंग 3 कार्बन एटम, यानी कि अगर मोनोसैक्राइड में 3 कार्बन एटम कंटेन करता है मोनोसैक्राइड, तो उसे हम लोग उस स्ट्रक्चर को हम लोग ट्रायोजेज बोलते हैं। यानी कि अगर आपका जो मोनोसैक्राइड है अगर उसमें 3 कार्बन को वह कंटेन किए हुए है तो उसे हम लोग ट्रायोजेज बोलेंगे। एग्जाम्पल में इसके ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगर इसके अलावा हम यहाँ पर इसके टेट्रायोजेज की बात कर लें तो टेट्रायोजेज में क्या होगा कि इसमें 4 कार्बन एटम रहेंगे, यानी कि अगर मोनोसैक्राइड में 4 कार्बन एटम को वह कंटेनिंग किया हुआ है तो उसे हम लोग टेट्रायोजेज बोलेंगे। एग्जाम्पल में इसके थ्रियोजेज और इरेथ्रोजेज इसके एग्जाम्पल हैं। पेंटोजेज की बात कर लें तो पेंटा का मतलब 5, अगर मोनोसैक्राइड में 5 कार्बन एटम है तो उसे हम लोग पेंटोजेज बोलेंगे। एग्जाम्पल में राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगला जो है वह हेक्सोजेज है। हेक्सोजेज का मतलब यहाँ पर 6 कार्बन एटम कंटेनिंग करे रहेगा मोनोसैक्राइड, तो उसे हम लोग हेक्सोजेज बोलेंगे। एग्जाम्पल में आपका ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गलैक्टोज, मैनोज, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अगर हेप्टोजेज की बात करें तो इसमें 7 कार्बन ऑफ एटम जो रहेगा वह कंटेनिंग करे रहेगा मोनोसैक्राइड को, तो उसे हम लोग हेप्टोजेज बोलेंगे। एग्जाम्पल में मोनोहेप्टोजेज और डाईहेप्टोजेज इसके एग्जाम्पल हैं। ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट जो आपका मोनोसैक्राइड है। मोनोसैक्राइड का यह सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया कि मोनोसैक्राइड को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया। ट्रायोजेज, टेट्रायोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज और हेप्टोजेज। तो इसके कार्बन एटम के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर इसकी बातें हो गई। अगर हम इसके और अगर हम कुछ इसके पॉइंट की बात कर लें तो अगर इसके कुछ कॉमन एग्जांपल ले लें मोनोसैक्राइड के, तो मोनोसैक्राइड के जो कॉमन एग्जांपल हैं वह ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज है। इसके अलावा फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, फ्रूट्स और हनी में पाया जाता है। शहद जो होती है उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। इसके अलावा अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में मेल्स के अंदर सीमेन में फ्रक्टोज पाया जाता है। जब कभी भी ऐसे केसेज होते हैं जैसे रेप वगैरह के केसेज होते हैं तो वहाँ पर अगर फीमेल बॉडी में अगर उसके यूट्रस में अगर वहाँ पर फ्रक्टोज पाया जाता है, दैट मीन्स उसके साथ इंटरकोर्स किया गया तो वहाँ पर इसकी जांच में यह निकलता है। तो जो आपका फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज जो होता है वह ह्यूमन बॉडी के सीमेन में पाया जाता है। इसके अलावा यह बॉडी के किसी पार्ट में नहीं पाया जाता। इसके अलावा अगर हम ग्लैक्टोज की बात करें तो ग्लैक्टोज जो होता है वह एक कंपोनेंट होता है लैक्टोज इन मिल्क, यानी कि यह मिल्क के लैक्टोज के रूप में इसे देखा जाता है। अगला अगर हम बात करें अगर हम अगले की बात करें तो फंक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम की, तो फंक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम में यह क्या करता है, एनर्जी सोर्सेज के रूप में कार्य करता है। सर्व एज ए एनर्जी सोर्सेज या एनर्जी सोर्सेज के रूप में कार्य करता है। ग्लूकोज इन रिस्पायरेशन, जो कि रिस्पायरेशन में मदद करता है। एक्ट एज ए पर प्रिकॉर्सर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड के प्रिकॉर्सर्स में भी हेल्प करता है, जैसे राइबोज इन आरएनए, डीऑक्सी राइबोज इन डीएनए, इसमें यह मदद करता है। इसके अलावा प्ले ए रोल इन सेल सिग्नलिंग एंड मेटाबॉलिज्म, या सेल सिग्नलिंग और मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। अगर इसके अलावा और हम यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें कि मोनोसैक्राइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसके कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसैक्राइड इंक्लूड, इसमें जैसे क्या होते हैं, मोनोसैक्राइड आपके जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो दी मोनोसैक्राइड आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर मोस्टली फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, या क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, या टेस्ट में स्वीट होते हैं। इसके अलावा दे कर इन स्ट्रेट चैन, ओपन चैन, एज फॉर्म, वेल एज, साइक्लिक और रिंग फॉर्म, या साइक्लिक या रिंग फॉर्म में पाए जाते हैं। दिस साइक्लिक और रिंग फॉर्म में बी 2 टाइप या हो सकती है, पेरिनो पायरोनेज रिंग हो सकती है, जिसमें आपकी जो रिंग रहेगी वह हेक्सागोनल कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम को कंटेन करेगी, और इसके अलावा उसके साथ 5 कार्बन भी रहेंगे, तो उसे हम लोग पायरोनोज रिंग के नाम से जानेंगे। इसके अलावा फ्यूरोज रिंग इसमें होती है। दी रिंग फॉर्म पेंटागोनल कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम, यानी कि इसमें 1 ऑक्सीजन एटम को यह कंटेन करे रहेगी, तो इसमें इसे फिरोज रिंग बोलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसका यहाँ पर देख सकते हैं दी रिंग पेंटागोनल कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम एंड 4 कार्बन एटम
इन दी रिंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन एटम से 4 कार्बन एटम अटैच रहेंगे तो उसे हम लोग फ्यूरोज रिंग बोलते हैं। यहाँ पर ये फिगर भी ड्रा किया गया है। और इसके अलावा ऊपर में आपका पायरोनोज जो रिंग था, द रिंग फॉर्म ए हेक्सागोनल कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम इन रिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका पायरोनोज रिंग है, पायरोनोज रिंग में जो कार्बन रहेंगे यहाँ पर 5 कार्बन, जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन में एक ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा जो कि हेक्सागोनल शेप को बनाएगा, तो उससे हम लोग पायरोज रिंग बोलेंगे। इसके अलावा फ्यूरोज रिंग जो है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन से 4 कार्बन अटैच है तो उसे हम लोग फ्यूरोज रिंग बोलते हैं, या इसका फिगर हो गया। इसके अलावा अगर इसके हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, देखिए अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो यह फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल में यह मदद करता है। तो हेमी एसिटल क्या होता है ना, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड कंडेंस विथ एन एल्कोहलिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड कॉल्ड हेमी एसिटल। यानी कि यह एल्डिहाइड या कीटोन का ग्रुप मोनोसैकेराइड में एल्कोहल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होकर एक कंपाउंड को बनाता है जिसे हम लोग हेमी एसिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का ग्रुप है, ये एल्कोहल हो गया, और यहाँ पर हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यह इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला हो गया। इसके अलावा यहाँ क्या करता है, यह ऑक्सीडेशन में भी हेल्प करता है। ऑक्सीडेशन में करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट the monosaccharide are oxidized into monocarboxylic acid, whereas in the presence of strong oxidizing agent in oxygen into disaccharide dicarboxylic acid। यह ऑक्सीडेशन में इसका एक वाइटल रोल है। और इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ फिगर की बात करें तो यहाँ पर इसमें दिखाया गया है ग्लूकोज है, इसके अलावा या गैलिक एसिड है जो कि मोनोसैकेराइड एसिड के रूप में है। इसके अलावा यहाँ पर ये रिएक्शन है जो कि शो कर रहा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फर्दर ये दोबारा यहाँ पर इमेज है जिसमें आपको ग्लूकोज और ग्लूसेनिक एसिड और इसके अलावा सैक्रिक एसिड को दिखाया गया है। इसके अलावा अगर हम इसके रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होता है, द वीक रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस शुगर इनटू द क्रॉसपॉन्डिंग एल्कोहल के रूप में यह शुगर को रिड्यूस करता है। इसमें भी ग्लूकोज और सॉर्बिटॉल आपको दिखाया गया है कि जो कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पर इसको शो किया गया है। तो अगर इसके अलावा अगर कुछ इम्पॉर्टेंस की बात करें कि जो आपका मोनोसैकेराइड है उसका जूलॉजी में इम्पॉर्टेंस क्या है, तो यह एक इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक पाथवे या मेटाबॉलिक पाथवे में एक इसेंशियल रोल अदा करता है। इसके अलावा फाउंड इन ब्लड शुगर, यह ब्लड शुगर में ही पाया जाता है, ब्लड शुगर के रेगुलेशन में यह मदद करता है। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइन ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो यह इसका जूलॉजी में क्या यूज है इसके बारे में हो गया। इसके अलावा अगर आप इस चैनल की कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। और यह एक इम्पॉर्टेंस हो गया जूलॉजी में इसका मोनोसैकेराइड का। और अगर हम इसमें कुछ समरी और कंक्लूजन की बात कर लें तो इसमें समरी में ये है कि मोनोसैकेराइड जो होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए शुगर होते हैं, इसे हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते हैं, और एक वाइटल रोल प्ले करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म में। ये मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा यह अंडरस्टैंडिंग है क्रूशियल फॉर स्टडिंग बायोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो यह इसका मोनोसैकेराइड का एक समरी हो गया। तो हमने आपको आज की इस वीडियो में एक बहुत शॉर्ट टाइम में मोनोसैकेराइड के जितने भी टाइप थे उस सबको बता दिया, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा जितने भी इसके कंपोनेंट थे उसका जूलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, सबके बारे में डिस्कशन कर दिया। आने वाली वीडियोज में हम आपको इसके जो अगले पार्ट हैं, अगर हम अगले पार्ट की बात करें तो अगले पार्ट में हमने जैसा कि आपको
क्लासिफिकेशन बता दिया था कार्बोहाइड्रेट में, जिसमें शुगर और नॉन शुगर को दिखाया था। तो शुगर में हमने आपको मोनोसैकेराइड के बारे में बता दिया। आने वाले वीडियो में आपको ओलिगोसैकेराइड के बारे में बताया जाएगा। अब ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड को फर्दर अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। इसमें ओलिगोसैकेराइड आपका क्या है, इसमें जो ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड को डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड में डिवाइड किया गया है। तो इसको हम आने वाली वीडियोज में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें या दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जुड़कर नोट्स वगैरह को ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।